Assalamu alaikum students. Hope you all are fine with the grace of Allah. आगे चैप्टर का नाम है मैन एंड एनवायरनमेंट पार्ट 2 इंटरडिपेंडेंस। सबसे पहले आप इसके नाम पर गौर करें। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड करना। इंसान हमेशा से ही अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंट एंड मैन ऑलवेज बीन इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एनवायरनमेंट, आप लोगों ने पिछले टर्म में एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद आया? क्या है एनवायरनमेंट? आवर सराउंडिंग। सही है। हमारे सराउंडिंग में क्या है? अभी आप लोग इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में क्या है? क्या स्पीकर ना होते तो क्या आप सुनाई देता आपको कि कंप्यूटर में क्या बोला जा रहा है वीडियो में? कंप्यूटर ना होता, लाइट नहीं होती तो क्या आप वीडियो सुन सकते? तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगियों में। हम उसमें हमेशा इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम उसके बग़ैर कुछ नहीं है। क्या आपका खाना बग़ैर किचन में जाए बन जाता है? आप नहीं जाते तो आपकी अम्मी तो जाती हैं, आपकी मेड तो जाती है, कोई ना कोई तो जाकर बनाएगा ना। रोटियां भी अगर बाज़ार से लानी हो तो ख़ुद ब खुद चल के नहीं आ जाएंगी, वो आपको उठ के जाना पड़ेगा और जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। यानी कि हम हर चीज़ पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वी हैव आल्सो इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट। अब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ जी? असर अंदाज होना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? असर अंदाज होना। हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे असर अंदाज हो रहे हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए, सोच के जवाब दीजिए। पॉजिटिव कर रहे हैं हम, असरअंदाज हो रहे हैं, या नेगेटिव असरअंदाज हो रहे हैं? अगर हम जनरली तमाम इंसानों की बात करें तो हम नेगेटिवली इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने इन्वायरमेंट में दरख्त कम करते जा रहे हैं। ये इन्वायरमेंट की ज़रूरत है ये दरख्त। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन जिसके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अर्ली मैन एंड एनवायरनमेंट, इस हेडिंग के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने के लोग जो इस ज़मीन पे रहते थे उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू किया और उन्होंने दरख्त काटकर अपने रहने के लिए जगह बनानी शुरू करी। क्यों? क्योंकि उन्हें उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना था। उन्होंने इस एनवायरनमेंट में बहुत काम किया, लेकिन जूँ जूँ सिविलाइज होता गया, जूँ जूँ वो मॉडर्न होता गया अर्ली मैन, और हम देखते हैं उसने एनवायरनमेंट को सिर्फ नुकसान दिया। और आज का इंसान, मैन ऑफ टुडे, यानी कि हम लोगों की बात हो रही है, क्या हम अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं? सोचिए, बताइए क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़्यादा अहम है? ये फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी इसकी आबादी है, जितना इसका एरिया है, उसके हिसाब से कम से कम 20 से 30% यानी कि 20 to 30% इसके अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 4%। और क्या होता है इससे भी कम हो गया हो? क्यों? क्योंकि दिन ब दिन इस एनवायरनमेंट में से दरख्त कम होते जा रहे हैं। क्यों हीट वेव आने लग गई है अब कराची में? क्यों टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा है?
क्योंकि इंसान के हाथों ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है। हमें इस इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब आप बताएं, आप क्या कर सकते हैं? सोचें। जी, आप लोग दरख्त उगा सकते हैं। अगर आपके पास दरख्त उगाने की जगह नहीं है तो आप गमले तो रख सकते हैं। इतने गमले जितने घर में अफराद हैं। आप लोग इस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रोल करेंगे तो ही ये एनवायरनमेंट आगे अच्छा और बेहतरीन वर्क करेगा। अदरवाइज़ हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा इस एनवायरनमेंट के लिए। Our next topic is ecosystem. Ecosystem. Living thing interdependent with other living things and with non-living things to form a balanced system is known as ecosystem. क्या समझ में आया आपको कि कोई भी लिविंग थिंग दूसरी लिविंग थिंग पर डिपेंडेंट है और बाज़ का लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पे भी डिपेंडेंट होती है, तभी हमारा ज़िंदगी का बैलेंस मौजूद है और इस बैलेंस को हम कहते हैं इकोसिस्टम। समझ में आया? यानी कि हमें अगर इस ज़मीन पे रहना है तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? क्या सिर्फ माँ बाप, बहन, भाई, दोस्त इनका ही होना ज़रूरी है? नहीं, हमारे लिए कुछ बेजान चीज़ें। कौन सी बेजान चीज़ें? आप इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं? सोफ़े में बैठे हुए हैं, बिस्तर पे बैठे हुए हैं। क्या इसका होना ज़रूरी था ना? तभी आप इस पे बैठे हुए हैं। आप हवा में सांस लेते हैं। एयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग। आप पानी पीते हैं, वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। आप सूरज की रोशनी हासिल करते हैं, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग। यानी कि अगर हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, कंपोनेंट का क्या मतलब है बेटा? कंपोनेंट का मतलब है उसके पार्ट्स। यानी कि अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम में मौजूद हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग वो तमाम जानदार चीज़ें जैसे कि प्लांट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, ये तमाम लिविंग थिंग हैं जिन पे आप डिपेंड हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग वो चीज़ें होती हैं जो कि बेजान चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द होना उनके लिए ज़रूरी है। सही है? अब आप ये पिक्चर देखें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के हवाले से। इस पिक्चर में आप देखें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का कम्बिनेशन दिखाया गया है। ये पूरा एक इकोसिस्टम की वाज़ेह तस्वीर आपको बताई गई है। अब आप गौर से देखकर बताएं नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हैं इसमें। जी हाँ, ये स्टोन, सॉइल, वाटर, सन, ये सब के सब इस इकोसिस्टम के नॉन लिविंग थिंग पार्ट्स हैं। और लिविंग थिंग पार्ट की अगर बात करें तो वो क्या क्या हैं? ये एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पानी के अंदर उगते हैं। ठीक है, एक्वा मीन्स वाटर। सही, और ये एक्वेटिक प्लांट हैं। ये ट्री, ये स्मॉल प्लांट्स और ये रैबिट, ये इस पूरे इकोसिस्टम के कौन से पार्ट हैं? लिविंग पार्ट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट दो होते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग। और ये पिक्चर इसमें बहुत वाज़ेह आपको इस इकोसिस्टम की डेफिनेशन को समझने में मददगार साबित होगी। हम बार बार बात कर रहे हैं कि लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये सवाल पैदा होता है कि लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं किसी भी इकोसिस्टम के? तो वो तीन हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। इन तीनों की डेफिनेशन आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएगी। अभी इस वक्त सिर्फ समझने में ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ प्रोड्यूसर?
प्रोड्यूस करने वाला। कौन है हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रोड्यूस जो कर रहा है? जी, गौर से देखें तो सिर्फ प्लांट्स वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोड्यूसर कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर, वाटर और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और सन की रोशनी में क्या करते हैं? अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। क्या हम उनको खाना डालते हैं? नहीं, हम प्लांट को सिर्फ पानी देते हैं और साल 6 महीने में खाद डालते हैं। वह तो उनका रोज़ाना का खाना तो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं ना। इस वजह से इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर, और सारे प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूम करने वाला, यानी कि जो चीज़ें इन प्लांट्स को खा रही हैं वो कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर सिर्फ प्लांट नहीं खाते, एनिमल टू एनिमल भी खाते हैं। यानी कि बस जो कंज्यूम कर रहा है खाना, बना बनाया खाना खा रहा है, उसे कहते हैं कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं डिकम्पोज़र। इनका भी बहुत रोल है हमारे लिविंग कंपोनेंट के तौर पर इकोसिस्टम में। जितने भी इंसान, जानवर, प्लांट्स मर जाते हैं उनको वापस मिनरल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? जी, ये डिकम्पोज़र्स करते हैं। यानी कि प्लांट ने खाना प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने उसे खाया, और जब वो ये दोनों चीज़ें मर गईं तो इसको डिकम्पोज करके वापस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाया। किसने? डिकम्पोज़र्स ने। ये हैं हमारे 3 लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम के। लिविंग कंपोनेंट की बात करने के बाद दूसरी चीज़ आती है हमारा दूसरा कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिस पे हम डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ है सन, वाटर, एयर, फूड, वेरियस साइकिल। सन की रोशनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा है। सूरज क्या है? हमारा मेन सोर्स है। किस किस का? लाइट का, हीट एनर्जी का, ठीक है। और पानी के बगैर तो हम जिंदा रहने का या कोई भी लिविंग थिंग जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर आता है एयर। क्या हम सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और खाना क्या है? फूड तो है ही हमारी बॉडी का फ्यूल। जब तक जितना कोई गाड़ी बगैर पेट्रोल के नहीं चल सकती, इसी तरह बगैर फूड के कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। एंड वेरियस साइकिल, आपकी बुक के अंदर 4 साइकिल बताई गई हैं। उन चारों साइकिल को अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी चेन जिसके ज़रिए हमें पता चले कि एक फूड दूसरे जगह पे कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी प्लांट को एनिमल्स खाते हैं, इस रिलेशनशिप को फूड चेन कहते हैं। या एनिमल एंड एनिमल, यानी कि एनिमल को एनिमल्स खाते हैं, उस खाने को भी हम कहते हैं फूड चेन। आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि चिकन ने यानी कि मुर्गी ने क्या खाया? वो खाता है बाजरा खा रही है, प्लांट्स खा रही है, छोटे छोटे ज़रात खा रही है, वो प्लांट से हासिल कर रही है। उसने अपना फूड कंज्यूम करा किससे? प्लांट से। अब उस चिकन को हम इंसान खा रहे हैं, तो हमने प्लांट नहीं खाया, हमने एक एनिमल को खाया। तो हमारे और चिकन के दरमियान
कौन सा रिलेशन बना, एनिमल एंड एनिमल का रिलेशन, और चिकन और प्लांट के दरमियान क्या बना, रिलेशनशिप, एनिमल टू प्लांट का। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम ये देखें कि एनिमल प्लांट्स आपस में किस तरह से फूड एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कहलाता है फूड चेन। अब द बेस ऑफ द फूड चेन आर प्लांट्स। अगर चिकन वो प्लांट नहीं खाती, वो बाजरा नहीं खाती, वो छोटे छोटे प्लांट्स के ज़रात नहीं खाती, तो क्या वो ज़िंदा रहती? और अगर वो ज़िंदा नहीं रहती तो हम कैसे ज़िंदा रहते? असल में तमाम फूड चेन की जो बेस है वो क्या है, प्लांट्स। ओके, अब इस पिक्चर के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ 3 फूड चेन्स क्या। कॉर्न को किसने खाया, रैट ने। अब ये रिलेशनशिप क्या हो गया, प्लांट टू एनिमल रिलेशनशिप। अब इस रैट को किसने खाया, आउल ने। अब ये रिलेशनशिप क्या कहलाया, एनिमल एंड एनिमल के दरमियान। जो चीज़ फूड एनर्जी को ले रही है, यानी कि फूड एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है आगे, तो उसकी तरफ हम एरो का हेड शो करते हैं। ठीक है, और अगले लिंक पे आते हैं तो ये 4 लिंक फूड चेन है। देखें कैसे फूड एनर्जी कैरेट के से ट्रांसफ़र हुई रैबिट की तरफ, फिर रैबिट को खाया किसने, फॉक्स ने, और इस फॉक्स को खा लिया किसने, लायन ने। तो ये आपके पास 4 लिंक फूड चेन नज़र आ रही है। इसी तरीके से हम अपनी अगली एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इसमें कितने लिंक हैं, गिन के बताइए, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि ये 5 लिंक फूड चेन है। ग्रास से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ग्रास हॉपर पे, क्योंकि उसने ग्रास को खाया। इस ग्रास को अगर खा लेगा फ्रॉग, तो फिर ये फूड ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉग में। इस फ्रॉग को अगर खा लेगा पाइथन, ये सांप की एक किस्म होती है, कोई भी सांप फ्रॉग को खाते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई पाइथन की तरफ, और इस पाइथन को खा लिया ईगल ने। यानी कि इस तरीके से आपको 3 फूड चेन के ज़रिए मैंने एक्सप्लेन किया फूड चेन के पूरे प्रोसेस को। यकीनन अब आपको फूड चेन समझ में आ गया होगा। अब इस पिक्चर के अंदर 2 किस्म की फूड चेन मैंने मेंशन की है। एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन, यानी कि जो ज़मीन में होती है फूड चेन जो चलती है, और एक मरीन फूड चेन जो कि समंदर के अंदर होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में वही प्लांट से हर्बीवोर ने फूड खाया। अब हर्बीवोर क्या होते हैं, वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर। और जो हर्बीवोर को खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर, और जो एनिमल को खाते हैं वो भी कहलाते हैं कार्निवोर। मतलब कार्निवोर वो होते हैं जो हर्बीवोर को और कार्निवोर्स को खा सकते हैं। ठीक है, इस फूड चेन के अंदर प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खाया माउस ने, माउस को खाया स्नैक ने, और स्नैक को खा लिया ईगल ने। ये पूरा टेरेस्ट्रियल फूड चेन समझ में आया। अब हम आते हैं मरीन फूड चेन की तरफ। इसके अंदर प्लैंकटन ने, वो समंदरी पौधे जो कि समंदर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको जू प्लैंकटन यानी कि छोटे छोटे दूसरे एनिमल्स ने, बैक्टीरियाज ने खाया, और उनको खा लिया स्मॉल फिशेस ने, स्मॉल फिशेस को उससे बड़ी फिश ने, और सबसे ऊपर शार्क ने उनको खा लिया। हमने बात की थी कि इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर मौजूद होते हैं। अब आप यहाँ पर आपको 3 मुख्तलिफ़ किस्म के कंज्यूमर नज़र आ रहे हैं, बल्कि 4 किस्म के।
प्राइमरी तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर के बाद आता है कंज्यूमर, और ये है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जिसने प्लांट को खाया। अब इस प्लांट को खाए हुए एनिमल को अगर खाया किसने, किसी दूसरे कंज्यूमर ने, तो वो कहलाएगा उस टाइम सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर अगर सेकेंडरी कंज्यूमर को किसी और ने खाया तो वो कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर। और अगर उसके बाद किसी और ने खाया तो वो कहलाएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। ये डायग्राम यकीनन आपको फूड चेन में मौजूद 4 मुख्तलिफ़ किस्म के कंज्यूमर को एक्सप्लेन करने में मददगार साबित हुई होगी। फूड साइकिल के समझाने से पहले आपको जो चीज़ सबसे पहले समझानी है मुझे फूड चेन के बाद, वो है फूड वेब। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन, सही। यानी कि आपने जो 3 अलग अलग फूड चेन पढ़ी थी ना, वो अगर एक साथ मिक्स करके मैं आपके सामने बना दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक वेब। वेब किसे कहते हैं, एक जाले को, ठीक है। इसमें A food chain only follow just one path as an animal find food। फूड चेन में क्या होता है, एक पाथ बता रहे हैं कि किस तरह से प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया आगे किसी ने, तो ये तमाम की तमाम एक सिंगल फूड चेन हुई, ठीक है। और जबकि फूड वेब शोज द मैनी पाथ। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ फूड वेब की, ताकि आपको ये वेब, फूड वेब कैसे बनता है समझ में आ जाए। फूड वेब इज़ द नेचुरल कनेक्शन ऑफ फूड चेन। बेसिकली ये हम अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो हर वक्त कोई ना कोई खा रहा है, कुछ ना कुछ फूड कंज्यूम कर रहा है। तो फूड वेब हमारा नेचुरली फूड चेन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। अब मैं आपको फूड वेब को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक पिक्चर की मदद से। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर कितने फूड चेन आपको नज़र आ रहे हैं। चलें आए सिंगल सिंगल सारे फूड चेन्स को हम पढ़ते हैं। कॉर्न को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को अगर रैट खा लेगा, रैट को पाइथन, और पाइथन के बाद ईगल। इसी तरीके से ये तो हो गई एक फूड चेन। आप दूसरी फूड चेन की तरफ चलें। कॉर्न को अगर खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया पाइथन ने, और पाइथन को खा लिया ईगल ने। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कॉर्न, ग्रास हॉपर और रैट के साथ रैट को डायरेक्ट ईगल भी खा सकता है, रैट को डायरेक्ट वुल्फ भी खा सकता है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट, आपको जैसे कि पता है कि बटरफ्लाई फ्लावरिंग प्लांट के जूस पीती है, तो बटरफ्लाई ने इसका जूस पिया। बटरफ्लाई को कौन कौन खा सकता है, बताइए, ड्रैगन फ्लाई और फ्रॉग। अभी आगे इनकी साइकिल चली। ड्रैगन फ्लाई को ट्रश भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, और ट्रश को ईगल खा सकता है। इस फ्रॉग को डायरेक्ट ईगल भी खा सकता है। इसी तरह बटरफ्लाई ने अगर किसी लीफी प्लांट के जूस को पिया तो भी ये साइकिल एक अलग चल गई। और अगर हम देखते हैं बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स को कौन जूस पी रहा है, उनका फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को आप देखें एक साइकिल इस तरह से ही बन रही है, और एक साइकिल ड्रैगन फ्लाई की तरफ से ही बन रही है, एक साइकिल डायरेक्ट फ्रॉग की तरफ से ही बन रही है। तो अब आप देखें फूड चेन क्या होती है। फूड चेन होती है सिंगल पाथ, और फूड वेब क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फूड चेन। यानी कि इस पूरे फूड वेब के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 फूड चेन्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये है हमारा फूड वेब।